Hello everyone, I am Harleen and welcome to my channel Chem Tribe. I hope you guys are fine. Today we are going to discuss quantum numbers from Structure of Atom class 11th. So let's begin with the simple definition of quantum numbers. Quantum numbers क्या होते हैं? तो quantum numbers are the set of 4 numbers जिनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन बता सकते हैं, जैसे कि उसकी लोकेशन क्या है, उसकी एनर्जी क्या है इलेक्ट्रॉन की, उसने ऑर्बिटल किस तरह का ऑर्बिटल ऑक्यूपाई किया, उस ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन क्या थी. एनीथिंग अबाउट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन बी डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ दीज 4 नंबर्स, और इन 4 नंबरों को हम क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर्स. जो 4 क्वांटम नंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर. तो अब एक एक करके पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो क्वांटम नंबर्स की हम बात कर रहे हैं ये होते क्या हैं और ये क्या बताते क्या हैं हमें. सो सबसे पहले हमारे पास आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. इसको डिनोट किया जाता है बाय स्मॉल n. आप सबने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पहले पढ़ा हुआ है क्लास 9th में. जब आपने बोहर मॉडल पढ़ा था तो आपने ये पढ़ा था कि हमारे पास k शेल, l शेल, m शेल, n शेल होती हैं, और उन शेल्स को हमने फिर न्यूमेरिकल वैल्यूज दी थी. k शेल के लिए n इज इक्वल्स टू 1, l शेल के लिए n इज इक्वल्स टू 2, m के लिए n इज इक्वल्स टू 3 एंड सो ऑन. तो वो जो n था बेसिकली वो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था, और वो क्या बता रहा था हमें, शेल नंबर बता रहा था. तो ये हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है ये हमें शेल नंबर बताता है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से शेल में प्रेजेंट है. अब इसकी इंटीग्रल वैल्यू होगी, मींस ऑब्वियसली पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू होगी, 1 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, राइट. सो अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हेल्प से हम क्या क्या डिटरमाइन कर सकते हैं. तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हेल्प से हमें ये पता चल सकता है कि हमारे इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में डिस्टेंस कितना. जैसे जैसे हमारी n वैल्यू बढ़ेगी इसका मतलब शेल नंबर बढ़ रही है, और अगर शेल नंबर बढ़ रही है तो ऑब्वियसली न्यूक्लियस और शेल के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ेगा. सो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस भी बढ़ेगा. इसी तरह से हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को भी निकाल सकते हैं यूजिंग अवर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एक शेल में अकोमोडेट हो सकते हैं वो कितने थे, 2n² बाय द बोहर-बरी रूल. तो एक एनर्जी शेल में, एक एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट करवाए जा सकते हैं, 2n², वेयर n इज अवर क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. Now let's move to azimuthal quantum number, which is denoted by small l. It is also called orbital angular momentum quantum number because it is used to calculate the orbital angular momentum. अब ये क्या बताता है हमें, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हमें ये बताता है कि एक शेल में कितनी सब शेल्स प्रेजेंट हैं और उन सब शेल्स की शेप क्या है. तो अब एक शेल में सब शेल्स निकालने हैं तो मतलब कि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर निकालने के लिए हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता होना चाहिए. मेन शेल का नंबर पता होगा अगर, तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर ऑटोमेटिकली हम निकाल लेंगे. सो एल वैल्यू कैन बी डिराइव्ड इफ वी नो दी एन वैल्यू. तो एल की वैल्यूज क्या हो सकती हैं, एल की पॉसिबल वैल्यूज होती हैं 0 से n-1 तक. 0 से लेके n-1 का मतलब, लेट अस टेक एन एग्जांपल, n की वैल्यू 3 है तो l की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, 0 1
2, n-1 क्योंकि 2 होगा हमारा, तो पॉसिबल वैल्यूज क्या हैं 0, 1, 2। डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ l, हम अपनी सबशेल को डिफरेंट शेप दे सकते हैं, डिफरेंट डेजिग्नेशन दे सकते हैं। इट विल बिकम मोर क्लियर विद एन एग्जाम्पल। जैसे देखिए आपके पास n इज इक्वल्स टू 1 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 1, so what are the possible l values? 0. For n is equals to 2, the possible l values will be 0, 1. For n is equals to 3, the possible l values are 0, 1, 2. And for n is equals to 4, possible l values are 0, 1, 2, 3. So depending upon the l value, which can vary as 0, 1, 2, 3, the subshell can have different shape and the subshell can be designated differently. So for the subshell having L value is equals to 0, we designate it as S subshell. ऐसे ही L1 होगा तो हम उसको designate करेंगे as P subshell. L2 होगा तो हम उसको designate करेंगे as D subshell. 3 होगा तो as F subshell. वैसे हम आगे भी निकाल सकते थे 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, लेकिन हमारे सिलेबस में सिंस इतना ही है तो हम इतना ही डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट इज आवर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर विच इज डिनोटेड बाय ML. L इज इन द सबस्क्रिप्ट। सो अब ये क्या बताता है हमें? ये हमें ये बताएगा कि किसी भी एक गिवन सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं। जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया कि जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है, इट टेल्स अस कि एक ऑर्बिट में कितनी सबशेल्स हैं या एक शेल में कितनी सबशेल्स हैं। वैसे ही जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, इट टेल्स कि एक सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं और उन ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन क्या है। ओरिएंटेशन का मतलब 3 डायमेंशनल स्पेस में वो कैसे अरेंज्ड हैं। तो जैसे हम n वैल्यू से l वैल्यू को डिराइव कर सकते हैं, वैसे ही हम l वैल्यू से ml वैल्यू भी डिराइव कर सकते हैं। n वैल्यू से l वैल्यू तक जाने के लिए हमने क्या यूज किया? दैट द पॉसिबल l वैल्यूज आर 0 to n-1. Similarly, the possible ml values are -l to +l, including 0. And an orbital can accommodate a maximum of 2 electrons only. अभी मैंने क्या बात की? That the possible m values are -l to +l, including 0. So for L is equals to 0 और for S subshell M की वैल्यूज क्या होंगी? जस्ट 0। और L 1 है या P सबशेल की बात करें तो पॉसिबल M वैल्यूज क्या होंगी? -1, 0, 1, बिकॉज वी से -L2 +L इंक्लूडिंग 0। तो हम -1 से +1 जाएंगे इंक्लूडिंग 0। ऑल द इंटीग्रल वैल्यूज, राइट? For L is equals to 2 or D subshell, the possible M values are -2, -1, 0, +1, +2, and similarly for L is equals to 3 or F subshell. So what does this suggest? It suggests that S subshell or for L is equals to 0, we have just one orbital which is denoted by 0 m value. And for P subshell or L is equals to 2, we have 3 possible m values, -1, 0, +1, which suggests that P subshell has 3 orbitals. Each orbital with -1, 0 and +1 m values respectively. Similarly, D subshell के पास 5 orbitals होंगे और F सबशेल के पास 7 ऑर्बिटल्स होंगे, -3 से लेके +3 तक। 7 नंबर्स हैं, 7 इंटीग्रल वैल्यूज हैं, मीन्स 7 ऑर्बिटल्स।
और ये सारे ऑर्बिटल्स मतलब s सब शेल में जो एक ऑर्बिटल है, p सब शेल में जो 3 ऑर्बिटल्स हैं, इन सब की एनर्जीज सेम होंगी. मतलब all the orbitals of a given p subshell will have same energy. Similarly, all the 7 orbitals of a given f subshell will have same energy. Now, what can I say? One orbital can just accommodate 2 electrons maximum. So, how many electrons will s subshell accommodate? Only 2, because it has only one orbital. P subshell can accommodate 6 electrons at maximum because it has 3 orbitals. So 3 into 2, 6. D subshell will accommodate 10 electrons at maximum. Similarly, F subshell will accommodate 7 electrons at maximum, 14 electrons at maximum. So next is our spin quantum number, last, which is denoted by small s. So what does this suggest? Spin quantum number suggests the spin direction, that is the direction of spin around the nucleus and on its own axis, both. So basically the point is that the electrons can revolve as well as rotate. As Earth revolves around the Sun and it rotates on its own axis also, similarly the electron revolves around the nucleus and rotates on its own axis also. So whenever we are talking about spin quantum number, we talk about the direction in which the electron is revolving on its own axis. So basically we are talking about the direction of rotation and not the direction of revolution. So spin quantum numbers tells us about the direction of spinning of an electron. If it spins in the clockwise direction, we always give s value is equals to plus half. And if the electron rotates in the anti-clockwise direction or it spins in the anti-clockwise direction, then the s is given minus half value. So spin quantum number can just have two possible values, that is plus half or minus half. Plus half for clockwise spin of rotation and minus half for anti-clockwise spin of rotation. So ये थे हमारे 4 क्वांटम नंबर्स. अब इन्हीं को एक टेबल में मैंने आपको दिखाया है सामने, जिससे आपको सारी चीजें एकदम से क्लियर हो जाएंगी, सारा कुछ इकट्ठा. जैसे कि देखो, फर्स्ट शेल में n is equals to 1, right? n is equals to 1 can have just 0 L value, which means just S subshell. So it is denoted as 1s. 1s means S subshell of first shell. So how many orientations it is going to have, or how many m values a s orbital s subshell can have? Just one, which is 0. Since number of orbitals are 1, so number of electrons accommodated in that subshell will be 2 only, right? Similarly, let's move to n is equals to 2. For n is equals to 2, we can have two possible L values, 0 and 1. And these can be designated as 2s and 2p respectively. 2s means S subshell of second shell and 2p means P subshell of second shell. So now let's talk about the m values. S can have just one m value, that is 0, and P can have 3 m values, minus 1, 0, plus 1. So how many orbitals correspond to 2s? Just 1. And how many orbitals correspond to 2p? 3. Right? So number of electrons accommodated in 2s subshell will be 2.
and number of electrons accommodated in 2p subshell will be 6. Now let's talk about the total number of electrons in the shell, which will be the sum of electrons present in the subshell. So 2 plus 6 gives 8, and according to Bohr-Bury rules, n is equal to 2 contains 8 electrons. Right? Similarly, let's find it for n is equals to 3. n की 3 पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं? 0, 1, 2. पॉसिबल L वैल्यूज फॉर n इज इक्वल्स टू 3. 0, 1, 2. 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग 3s, 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग 3p, 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग 3d. s के कॉरेस्पॉन्डिंग m वैल्यू सिर्फ 0 आएगी, p के कॉरेस्पॉन्डिंग -1, 0, +1 आएगी, और d के कॉरेस्पॉन्डिंग -2, -1, 0, +1 और +2 आएगी. तो 3s में सिर्फ एक ऑर्बिटल है, 3p के 3 ऑर्बिटल्स और 3d के 5 ऑर्बिटल्स. तो अगर मैं इनके इलेक्ट्रॉन्स लिखने चाहूं तो डबल कर देती हूँ. राइट? 3s में 2, 3p में 6 और 3d में 10. इनका टोटल करो कितना आ रहा है? 18 इलेक्ट्रॉन्स. And we know according to Bohr-Bury rule that for n is equals to 3, according to 2n square, total number of electrons that can be accommodated are 18. So that's the proof. Right? Similarly, we can find it for n is equals to 4 also, and we will find our answer 32 total electrons in the main shell. That's all about the quantum numbers. You can practice the questions. This is one of the important topics for the short questions which can come in your exam. State board में कई बार सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्वांटम नंबर्स बताओ, या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में डिस्कस करो, या स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में डिस्कस करो. लेकिन CBSE में कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन अगेन नहीं पूछा जाता. CBSE में they will just ask you which of the, give the possible L values for this, give the possible M values for this, is this orbital possible or not, kind of that questions. So you can practice these questions, and if you have any doubt, you can ask me in the comment section. In the next video, we will use these quantum numbers and some rules to write the electronic configuration of first 30 elements of your periodic table. Thank you so much for watching.